नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट महाबहस, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 40 करोड़ कामगार श्रम क्रांति इस बार। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहाँ कुछ कुदरत में। अखिलेश यादव जी बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद में बौखलाए हुए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ऐसा बार बार उनके स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। जिन तीर्थों में आके सनातनी स्नान करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, उन तीर्थों में मांस मदिरा मिल रहा है। हमें प्रयास पूर्वक अपनी ही राजनीतिक पार्टियों से, शासक प्रशासकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, जैसे वृंदावन मथुरा ब्रज मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए, वैसे ही उत्तराखंड की सरकार से हम निवेदन करते हैं धामी जी से कि वो हरिद्वार को मांस मदिरा मुक्त करना चाहिए। देश में नया श्रम कानून आज से लागू हो गया और इसे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। 29 साल पुराने कानूनों को खत्म करके मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कंडक्ट्स को ऑफिशियली लागू किया है और पीएम मोदी ने कहा है कि श्रमिक भाई बहनों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। अब नए लेबर कानून से महिलाओं के लिए समान वेतन का साफ नियम लागू होगा, जिससे वर्क प्लेस पर जेंडर बेस्ड भेदभाव पर लगाम लगेगी। और सरकार का दावा है कि ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है। तो सवाल ये कि क्या श्रमिकों की समस्या का तोड़ 4 नए लेबर कोड? इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, ये आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक नेगी जी उपाध्यक्ष इंटक हमारे साथ हैं। इसके अलावा अनुपम जी हमारे साथ हैं, संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ। राजेश्वर डे हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में, महामंत्री स्लम फाउंडेशन। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं। और सवाल महाबहस के आज क्या रहने वाले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। श्रमिकों की समस्या का तोड़ 4 नए लेबर कोड। दावा यह किया जा रहा है कि इसके बाद श्रमिकों का उत्पीड़न नहीं होगा, उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, ओवर टाइम करेंगे तो डबल सैलरी भी मिलेगी। 40 करोड़ कामगार श्रम क्रांति इस बार। और खास बात यह भी कि वर्क प्लेस पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था इन टर्म्स ऑफ सैलरी, मतलब एक ही जगह पर काम करने वाले उसी डेजिग्नेशन पर पुरुष की सैलरी ज्यादा और महिला की सैलरी कम, ये सब अब खत्म होगा, समान वेतन मिलेगा। और श्रम ढांचा मास्टर स्ट्रोक अगला श्रम ढांचा पूरा बदला। इससे किस तरह की श्रम क्रांति आने जा रही है और कितने बड़े पैमाने पर इससे फायदा होने जा रहा है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, आप ही से ये सवाल। बताया जा रहा है 40 करोड़ कामगारों को इससे फायदा होगा, मतलब जो उनका पर डे है, जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब करते हैं, संविदा पर काम करते हैं, और जिनको हमेशा एक डर रहता है कि भाई कब नौकरी रहे ना रहे, उनकी ग्रेच्युटी का सवाल है, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं हैं, अचानक उनको हटा दिया जाएगा, कई लाभ उनको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मिल पा रहे थे। तो अब इस नए श्रम कानून से क्या लाभ उनको होने जा रहा है और महिलाओं को किस तरह समान आय मिलेगी पुरुषों के साथ? देखिए, यह जो आज श्रमिक सुधार किए गए हैं, ये सिर्फ उद्योगों को नहीं बल्कि देश की रफ्तार को सुनिश्चित करेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। और इन कानूनों का जो उद्देश्य है वो श्रमिकों को सुरक्षा, उद्योगों को सरलता और देश के विकास में तेजी, इन 3 मूल उद्देश्यों को लेकर के इन कानूनों की जो है को प्रधानमंत्री जी ने देश को सौंपा है।
हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन की गारंटी तय की जाएगी। महिला पुरुष को समान काम और समान वेतन, यानी कि जो अलग अलग भेदभाव था वो समाप्त होकर के एक जैसा मान लीजिए किसी मजदूर को पर डे 500 रुपया या 600 रुपया 400 रुपया जो भी मिलता है, इसकी कोई लिखत पढ़त बहुत सी जगह पर नहीं होती है। मान लीजिए सरकार की योजना में पैसा बढ़ गया, लागू हो गया, लेकिन ग्राउंड पर मजदूर के हाथ में कट कटाकर वही रकम जो है वो उतनी ही बैठी जितनी पहले मिल रही थी या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा, आंशिक ज्यादा। ये सब कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड मैंने जो पहला वाक्य कहा था ना, हर श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी, यानी कि न्यूनतम वेतन सरकार तय कर देगी। इसके नीचे किसी भी संस्था को, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो या चाहे गैर सरकारी हो, देना अनिवार्य होगा। तो न्यूनतम वेतन की गारंटी ये हम फिक्स करेंगे। उसके बाद उसकी कार्य क्षमता के ऊपर वो उपक्रम बढ़ाता है, तो ये उसकी बात है। 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सुरक्षा गारंटी मिलेगी। ईपीएफ, ईएसआई, पेंशन और मातृत्व लाभ में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर से जो है उसका लाभ मिलेगा। पहली बार जो जीआईजी वर्कर है, डिलीवरी बॉय है, कैब ड्राइवर है, सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। ओवर टाइम करने पर डबल सैलरी का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन वही सवाल आएगा, आलोक जी, ये सुनिश्चित कैसे होगा? देखिए, एक कल्चर है, इतने समय से जिस चीज की आदत हो जाती है ना, काम करवाने वालों को भी और काम करने वालों को भी, लोग ये अधिकार मान लेते हैं कि भैया 8 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो कैसे तुम 9 घंटा से पहले गए? 9 घंटे की शिफ्ट है, क्या हुआ, अभी 10वां घंटा शुरू हो रहा है, इसको तो कंप्लीट कर लो। लेकिन उसके पैसे की कोई नहीं पूछता है। तो इस जड़ कल्चर को आप कैसे खत्म करेंगे और कैसे सुनिश्चित होगा कि ओवर टाइम का डबल पैसा उसको मिल गया? देखिए, उसके लिए पूरी संरचना बनी हुई है। लेबर कोर्ट है, लेबर कमिश्नर है, सरकार की संस्थाएं हैं। कर्मचारी के पास छूट रहेगी कि वो शिकायत करे, उसके ऊपर जांच करके कठोर कार्रवाई हम उस उद्योग के ऊपर कुछ करेंगे। और पहलुओं को मैं आपसे डिटेल में जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 10 सेकंड ठीक है, कुछ और पहलुओं को मैं आपसे समझूंगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को ग्रेचुइटी की गारंटी होगी, जो कि पहले नहीं होती थी। और जोखिम भरे क्षेत्र के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी होगी। इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी होगी। हेल्थ चेकअप वाला भी बता दीजिए, क्योंकि उसको भी मैं डिस्कशन में आगे लाने वाली हूँ। ये जो फ्री हेल्थ चेकअप वाला है, हाँ, निश्चित बात है कि हर व्यक्ति के साथ जो उसकी सामाजिक सुरक्षा को जो हम देंगे, उसमें हेल्थ सिक्योरिटी भी शामिल है। श्रमिकों के लिए बहुत सारी चीजें सरकार ने खोली है और सरकार उस पर नियंत्रण भी रखेगी। और तमाम जो हमारे वेजेस हैं, जो लेबर हमारे जो कोर्ट है, वो लगातार जो है इन सब का जो है अनुश्रवण करते हुए। ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और पूरा गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। कपिल श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव जी, बताइए, मजदूरों का वोट सबने लिया, गरीबों का वोट सबने लिया, कामगारों के नाम पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन उनकी स्थिति कैसे सुधरे? कोई भी कंपनियां, फैक्ट्रियां या जहां भी वो काम करते हैं, वो खाली उनसे काम ही ना लेते रह जाएं, या जिसको हम शोषण भी कह देते हैं, उनको उसका वाजिब दाम भी मिले। इसके लिए पूर्व में क्या प्रयास हुए या नहीं हुए? पहले हमारे यहाँ 9 प्रकार की विधियां थी श्रम कानूनों के अंदर, और अब उन्हीं 9 कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए इन्हें 4 संहिताओं में बद्ध कर दिया गया है। जो आमूल चूल परिवर्तन है वो सिर्फ इसका है। मतलब आप ये कह रहे हैं ये सब पहले से लेबर लॉ में था? हाँ, मैं ये उसका कारण दे रहा हूं ना। हाँ, न्यूनतम वेतन पहले भी था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बाकायदा एक अलग अधिनियम है, जिसमें तय है कि स्किल्ड वाले का कितना होगा न्यूनतम और बिना स्किल्ड वाले का कितना होगा। ठीक है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कह दूं कि 1000 से ऊपर जिनकी कैपेसिटी होगी, जिन उद्योगों की, उन पर जो है तमाम फैसिलिटीज लागू होंगी। ये छिपा रहे हैं। और मैं दूसरी बात आपको कह दूं, ये कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि अगर आप अपने घर में दिहाड़ी मजदूर को लगाएंगी, ठीक है, तो एक तो नियोक्ता आप हो गई, या 5 दिन आपके यहाँ काम चला, 5 दिन की नियोक्ता हो गई, उसको ये कैसे देंगे? इस संहिता में कोई जिक्र नहीं, कहीं से कोई जिक्र नहीं है। कैसे चेक एंड बैरियर्स रखे जाएंगे, सरकार का कोई विजन क्लियर नहीं है। और बड़ी दुखद स्थिति है कि संहिताबद्ध आपने कर दिया। आपने 18,000 के न्यूनतम वेतन को उठा करके 24,000 किया, और आप कब से और अब में आप कर रहे हैं कितने हजार का? और सबसे बड़ी बात, जो चेक
हेल्थ चेक करने की बात कर रहे हैं, वो आप 40 करोड़ मजदूर का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो दिहाड़ी के लिए निकलते हैं, चौराहों पर खड़े रहते हैं, उनका आप कैसे करेंगे और कहां करेंगे? चलिए, इस सवाल का आयुष्मान स्पष्ट जवाब हम भारत अगर आलोक आप जी से दे रहे लेंगे, हैं, लेकिन उसके साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, इस तरह संगठन से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका है। अशोक नेगी जी हैं, उपाध्यक्ष इंटक हमारे साथ। अशोक नेगी जी, बताइए, ये जो श्रम कानून है जिसके माध्यम से कामगारों के पैसे, उनका ओवर टाइम, उनकी ग्रेच्युटी, उनका हेल्थ चेकअप, समान वेतन, ये जो सुनिश्चित किया जा रहा है, ये क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, या फिर जैसा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि भाई ये तो पहले से मेंशन था और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए इसमें कोई सुनिश्चितता के लिए कोई क्लॉज नहीं है? कि उसको कैसे आप ये कहेंगे कि एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर ओवर टाइम अगर करता है तो उसको डबल सैलरी मिल जाएगी? मेरा नाम अशोक सिंह है, नेगी नहीं। जी जी, मैं चेंज करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? नहीं, चेंज है, लिखा हुआ उस पर, मैंने अशोक सिंह। हाँ, मैं उसमें चेंज करा देती हूँ सर। श्रम कानून 29 श्रम कानून है इस देश में, और पूरे वर्कर्स ऑर्गेनाइज, संगठित असंगठित क्षेत्र में और खेती मजदूर मिला के उनकी संख्या है 80 करोड़। आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर में 40+ हैं। तो उनके लिए कानून 29 बन चुके थे पहले ही ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब उसी 29 कानून को, और हमेशा ILC इस देश में हर साल होती थी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, विच इज नॉट हैपनिंग इन दिस कंट्री सिंस लास्ट 14 ईयर, 2015। तो उस मीटिंग में ILC विज्ञान भवन में होती थी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसको प्राइम मिनिस्टर इसका उद्घाटन करते थे। मोदी साहब ने एक बार किया, उसके बाद फिर नहीं हुआ। उसी में कमेटी बनती थी जो चेंज करती, चेंज इज फॉर द बेटरमेंट। इसमें गवर्नमेंट भी होती थी, एम्प्लॉयर भी होते थे, एम्प्लॉय भी। हु इज मेकिंग द पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट, all the state government, and who investing the policy capital means when the employer, and who is investing himself is the workers। तब जाके कानून बनता था, लेकिन यहाँ पे बिना पूछे अभी जो मौजूदा स्वरूप है, इसमें क्या दिक्कतें आपको नजर आती है, या क्या प्लस माइनस आपको नजर आता है? अरे पहले सुन तो लीजिए। नहीं बताइए सर। अरे बता तो रहा हूँ, सुनेंगे तब तो। नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन और भी दो पैनलिस्ट मेरे पास हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मुख्य बिंदु पर पहले आ जाए। मैं चुप हो जाता हूँ, बाकी लोग सुन लीजिए। नहीं, आप मुख्य बिंदु पर पहले आ जाए, मैं बस आपसे इतनी दरख्वास्त। मैं मुख्य बिंदु कह रहा हूँ, 4 कानून जो बने हैं उसमें किसी वर्कर्स से नहीं पूछा गया। Since last 10 years, all the trade union centers sitting together। तो क्या ये सारे प्रोविजंस बेकार हैं? Yes। ये सारे प्रोविजंस बेकार हैं? Yes, हम लोगों ने लिख के दिया है, joint all the trade union centers together। We met on 13th, we have given in writing कि पूछ के बाद पूछा गया, उसका ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, कानून, बिकॉज द वर्कर्स, फार्मर्स एंड द यंग जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, दे आर द पिलर्स ऑफ द कंट्री। इनका ठीक से ध्यान रखना। कौन सी बातें थी आपकी रिकमेंडेशन में जो शामिल नहीं है? कोई नहीं शामिल है। जैसे कुछ जैसे कोई यूनियन बनाई जाए, उसको अगर कहीं से रिजेक्ट हो जाए, यू कैन नॉट गो टू एनी ट्रिब्यूनल कोर्ट। आप किसी में जा नहीं सकते। रिजेक्ट मीन्स रिजेक्ट, यू कैन नॉट फॉर्म ए यूनियन। ये है। तो ये जैसे आप लोअर कोर्ट में हारी, नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाती हैं, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, यहाँ किसी में आप जा ही नहीं सकती हैं। ये है। तो इसलिए इट इज नॉट इन द वेलफेयर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दो मेहमान और भी हैं, उनके भी रिमार्क्स हम सुन लेते हैं। अशोक सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुपम जी हमारे साथ हैं, संगठन मंत्री है भारतीय मजदूर संघ से। अनुपम जी, आप बताइए, जिस तरह कहा जा रहा है कि इसमें वर्कर्स का ओपिनियन नहीं लिया गया, या जो यूनियन वाली बात सामने आ रही है, तो आपको भी क्या ऐसा ही लग रहा है कि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बहुत लोगों का हित मारा जाएगा, या इसमें आगे कोई रास्ता बचता नहीं है अगर किसी को कोई शिकायत है? मजदूर संघ वाले देखिए, ऐसा है कि अशोक सिंह जी बहुत पुराने हमारे नेता हैं और बड़े सीनियर ये लीडर हैं मजदूर संगठनों को जोड़ने वाले। तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो 29 श्रम कानून है उस पर चर्चा वर्षों से चल रही है। जब से मोदी जी आए हैं तब से लेकर के सभी संगठनों को लेकर के इसमें एक बड़ी बहस हुई है। और देश के इतिहास में अशोक सिंह जी को भी पता होगा, पहली बार ये जो 4 प्रकार के कैटेगरी के मिनिमम वेज तय किए गए हैं, ये अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड,
ये 4 प्रकार के जो कैटेगरी तय किए गए हैं, इसकी जो बात हुई है कि मिनिमम वेज, ये पहली बार देश के इतिहास में तय हुआ है। ये बहुत वेलकम करना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं उसको सबको स्वागत करना चाहिए। और सिक्योरिटी फॉर ऑल, तो जितने भी कहीं भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, चाहे पीएसयू में काम करते हो, चाहे सरकारी उद्यम में काम करते हो, चाहे मनरेगा में हो, कहीं भी हो, तो उनको सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। और जितने भी ईपीएफ है, ईएसआई है, इसका जो अभी तक क्या था, एक काम छोड़ने के बाद दूसरे काम में गए तो वो शून्य माना जाता था। अब ये रेगुलर होगी। आप कोई भी नौकरी छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो ब्रेक नहीं होगी। ऐसे कई बातें हैं जो हमको सहजता से सहृदय स्वीकार करना चाहिए। जो बातें और अच्छी होनी चाहिए उसके लिए भी भारतीय मजदूर संघ ने आज श्रम मंत्री के सामने, लेबर मिनिस्टर के सामने उन्होंने बात रखी है, वो सुन रहे हैं। और उनका कहना है कि समय समय पर जो भी मजदूर के हित में ऐसी कोई भी बात आप कहेंगे वो सुनी जाएगी। आज तक समस्या ये थी कि कोई सुनने वाला ही नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम सबको चिंता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को किसी बात से असंतोष है तो आगे भी प्रोविजंस हैं, मतलब आगे भी उनको चेंज किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। मतलब बातचीत का रास्ता खुला है, आप ये कहना चाहते हैं? ये एक्ट बन चुका है और एक्ट में प्रोविजन के लिए जब इसके लिए 45 दिन का समय भी होना चाहिए, तो उन्होंने एश्योर किया कि आगे जो ओएसएस कोड है या हमारा आईआर कोड है, इसमें जो कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, उसके लिए। लेकिन फिर और मंत्रालय ने आश्वासन दिया है वर्कर्स यूनियन जो है या जो लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके रिकमेंडेशंस को शामिल नहीं किया गया, उनको बातचीत नहीं, ऐसा कहना तो शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सभी यूनियनों के सभी प्रतिनिधि लगातार इस पर कई साल से बैठ करके चर्चा परिचर्चा किए हैं। एम्प्लॉयर बैठे हैं और सरकारी संगठनों के लोग बैठे हैं, एसोचैम के लोग बैठे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये तो बहुत खुली किताब है कि कब कब बैठक हुई है, वो तो सब सारा डिटेल पता है सबको। ये बोलना गलत है कि क्योंकि खास तौर पर इस बिंदु को उन्होंने उठाया था। लेकिन उससे पहले राजेश्वर डे जी हमारे बीच में है, महामंत्री स्लम फाउंडेशन, उनकी भी बात हम सुन लेते हैं। अशोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और मेहमान है, एक बार वो भी अपनी बात रख ले। राजेश्वर डे जी, अब मैं आती हूँ क्योंकि समय भी मेरे पास थोड़ा लिमिटेड है ना। राजेश्वर डे जी महामंत्री है स्लम फाउंडेशन के। राजेश्वर जी, अब स्लम एरियाज में ज्यादातर वो लोग रहते हैं, ज्यादातर पर डे वाले काम करते हैं, वो है ना, पर डे वाले काम ज्यादा होते हैं या रेडी वगैरह लगाते हैं। तो अब अगर जिस दिन उन्होंने ज्यादा काम कर लिया, पर डे में कितना मिलना चाहिए, उसमें उनको बढ़त मिल रही है कि नहीं मिल रही है? घंटे से ज्यादा काम कर लिया तो किसी ने ओवर टाइम किया नहीं किया, उसको भगा दिया, पैसा दिया नहीं, ये सब आप कैसा देख पा रहे हैं इस श्रम कानून के माध्यम से? आस्था जी, किसी भी बात को कहने से पहले सबसे पहले मैं आपको और सभी पैनलिस्ट को एक बधाई देना चाहता हूं कि आज हम एक इतिहास को करवट बदलते देख रहे हैं। हमारे देश की 40 करोड़ जनसंख्या जिस चीज से लाभान्वित हो रही है, प्रभावित हो रही है, इससे बड़ा कानून और कुछ हो नहीं सकता। मैं स्लम फाउंडेशन में काम करता हूं, जमीनी स्तर पे हम काम करते हैं। मैंने आज ये समझा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो अनावश्यक कानून है उनको समाप्त करके एक तरीके से यूनिफाइड सिस्टम पेश करेंगे, और आज उन्होंने उस चीज को कर दिखाया। लेकिन इसमें जो कमियां बताई जा रही हैं सर, मैं चाह रही हूं आप उस पर रिएक्ट करें। जी देखिए, जहां तक अभी ये बात बताई, इन्होंने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बताया नहीं गया, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात ये कहना चाहता हूं कि जब हमने उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित सुनील बराला जी के नेतृत्व में ये स्लम फाउंडेशन में हमने काम किया, तो हमने भी बहुत सारे प्रपोजल रखे लेबर्स के चीजों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। स्वयं भराला जी ने एक प्रपोजल रखा कि रात को जो महिलाएं जाएं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, उनको आने जाने की व्यवस्था की जाए। तो आज जब ये चीजें सामने आ रही हैं, उनको हेल्थ बेनिफिट दी जाए, उनको सामने आ रही है, तो हम ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाया, हमसे क्यों नहीं पूछा। अच्छा काम हो रहा है और वो सबके लिए हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। देश तरक्की करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, इस कानून में सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझ में आती है वो ये है कि इंस्पेक्टर राज यहीं पे समाप्त हो जाता है। एक वेब बेस्ड प्लेसमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स है, हर बार इंस्पेक्टर बदल के जाएगा नए तरीके से। वो केवल इंस्पेक्टर नहीं कहलाएगा, वो फैसिलिटेटर भी कहलाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी ने कहा कि अशोक जी ने या अवस्थी जी ने किसी ने कहा कि उनको
अपनी बातों को आगे रखने का मौका नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। असल में सारी समस्या इस चीज को समझने की है कि हमारे 29 कानूनों के जाल में फंसकर जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो इंडिया में बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने से परहेज करते थे। और हमने ऐसी चीजें भी देखी हैं कि अनावश्यक कानून में उलझकर जो श्रमिकों का हित है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाया करता था। ठीक है, ये जो कानून है सिंप्लीफाइड और यूनिफाइड इसीलिए किया गया है कि सबके लिए एक कानून हो, सबके लिए एक व्यवस्था हो और पूरे देश पर लागू मतलब हो। किसी भी राज्य में कोई भी श्रमिक या कामगार है, सब पर ये कानून लागू होगा। मतलब अब जी, स्टेट्स लेकिन के उसमें लिए अपना flexibility- कुछ नहीं रह जाएगा कि उनका कोई नियम है, वो सेंटर की तरफ से है कि ये यूनिफाइड, मतलब पूरे देश में एक जैसा हो जाएगा। हाँ, और उनकी जो अपनी लोकलाइज्ड बातें हैं वो भी ध्यान रखी जाएगी कि उनमें कितना उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है कि नहीं, किसी तरह का हज़ार्डनेस उनके साथ है कि नहीं, कितना काम करना पड़ रहा है, परिस्थितियां ये अलग तमाम अलग हो बातों के सकती साथ में बनाया जाएगा। अलग अलग, या उसका रिस्क फैक्टर भी अलग अलग हो सकता है। और साथ में एक बड़ी बिल्कुल, बात चाहे ये वो की गई है कि जो चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशन हो या स्टेट का हमारा अपना एक जो नेचर हो। हमारा जो ओवर बर्डन जुडिशियल सिस्टम है उसमें से बचाकर मजदूरों के लिए वर्कर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है ठीक है कि जिसके अंदर अशोक जी का अलग अलग अधिकारी अलग अलग स्तर पर चाह हैं। रहे थे, उसके बाद कपीश जी, अशोक सिंह जी। जी देखिए, अभी अवस्थी जी जो बोल रहे आस्था जी, हैं, मुझे भी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी आलोक जी आपके जब मैं चुप हूँ बोल रख दीजिए आप। 10 ट्रेड सेंटर इंक्लूडिंग बीएमएस 2014 के पहले से 12 ट्रेड सेंटर इस देश में हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। वो सब बैठते थे इंटेक में, हम लोग बात करते थे, और जो भी कांग्रेस में भी अगर जो भी कानून श्रमिकों के खिलाफ कुछ होता था हम सब मिलके प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन उसके बाद भी बीएमएस नहीं रहे, 10 रह गए एक साथ। 10 ने आज देखिए, मैं मीटिंग में था, 10 ट्रेड सेंटर्स ने आज मिलकर बात की है आपस में टेलीफोन पे, और एक मेमोरेंडम किया है। 10 साल से सिंस लास्ट 10 years we are requesting to the Prime Minister just to listen us and how they are facing the problems, लेकिन कोई उधर से आया नहीं। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि स्टार्टेड अपना जीवन इन्होंने मजदूरी उससे शुरू किया है, उसे सब जानते होंगे वो, और उनसे अच्छा कोई काम कर नहीं सकता मजदूरों के लिए। इस उद्देश्य से हम लोग ने कोशिश की कि उससे मिलने की, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला 10 साल से, सिंस लास्ट 10 years। बीएमएस वाले जानते हैं 12 साल से ये हमारे साथ हैं जी। अब 2 साल के अब 10 साल से नहीं है। ठीक है, तो 12 साल उसके बाद कपीश जी। अशोक जी, कोई बड़ा काम हो रहा हो तो किसी से मिलने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप एक बताइए, इससे पहले कभी ऐसा हुआ मिलने का कि गिग एम्प्लॉइज को शामिल किया गया? इससे पहले कभी ऐसा हुआ? मेरा सवाल यही है कि ये शिकायत मीटिंग नहीं हुई, मिलने नहीं बुलाया, उस तरह की शिकायत है या आपको कानून से कोई दिक्कत है? शिकायत ये भी है कि मजदूरों से लेबर कोड पे बात एक मिनट बताइए, आप बिना पूछे क्या जान सकते हैं क्या परेशानी है? डॉक्टर के पास अगर मरीज नहीं जाए, अगर डॉक्टर के पास मरीज, एक मिनट, अगर डॉक्टर के पास मरीज नहीं जाएगा तो जान पाएगा कि मरीज को क्या दिक्कत है? नहीं। विदाउट सीइंग द पेशेंट, विदाउट लुकिंग द पेशेंट, विदाउट ट्रीटिंग द पेशेंट, ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग अबाउट टू द पेशेंट। इसलिए लोग जाके कहना चाहते थे डिटेल जवाब हम आलोक अवस्थी जी से। अनुपम जी, ऐसा है कि देखिए, अशोक सिंह जी बहुत पुराने हैं, सभी काम का विभाजन होता है। कांग्रेस चलिए, सिग्नल फ्रीज हो रहा है, हाँ राजेश्वर जी जल्दी से 10 सेकंड। जो बात इन्होंने कही है कि अपनी बात रखने नहीं दे रहे, तो उसके लिए तो बाकायदा पूरा प्रोसीजर डेवलप किया गया है। पहले ग्रीवांस कमेटी है, उसमें बात ना सुलझे तो कंसिलिएशन ऑफिसर है, उसमें बात ना सुलझे ट्रिब्यूनल है, उसके बाद ना सुलझे तो आर्बिट्रेशन है। सबके अपने टाइम फ्रेम है, उतने देर के अंदर करना होगा। चलिए, आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत है तो फोरम किसी को दिक्कत है तो पूरी सुनवाई का मौका है। कपीश जी, और उसके बाद में फाइनल आलोक जी करूंगी। कपीश जी, देखिए, भारतीय मजदूर सभा के जो हैं मित्र हमारे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में हैं, तो उनको तो फॉलो अप करना ही करना है। और जो स्लम में काम किए हुए व्यक्ति हैं, ये स्लम में काम किए हुए व्यक्ति हैं लोगों के साथ। लेकिन दिक्कत इस बात की, स्लम से के किसी काम का जो काम कर रहा है उससे कोई राय ली गई है क्या? ये तो केवल तारीफ के पुल बांधने के लिए बैठे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपने अगर 4 भागों में बांटा है तो सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि जो चारों स्किल्ड है उनकी तनख्वाह आपने मिनिमम क्या तय की है, बताइए। आलोक जी,
आलोक जी बताइए क्या तय की है। चलिए अब मुझे लगता है जितने सवाल हैं इस वक्त जो ऑथराइज जवाब है वो आलोक जी के पास है, एक बार उनको पेशेंस के साथ सुन लीजिए। आलोक जी जो है व्यक्ति के पास आप जो है कपिल जी चलिए आपने जो मुद्दा उठाया ना अब उसका जवाब सुन लेते हैं, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। आलोक जी आस्था जी, पहली बात तो कपिल जी ने कहा था ना कि 1000 कर्मचारियों पर लागू होता ना, 10 कर्मचारियों के ऊपर भी जो संस्था चलेगी वहां पर ही सारे नियम लागू होंगे और खतरनाक श्रेणी के जो कार्य है उसमें सारी बातें क्लियर होना जरूरी है। करोड़ों लोग इस शो को देखते हैं, करोड़ों दर्शक इस बात को क्लियर होने दीजिए। मैंने का स्थान नहीं है यहाँ पे, प्लीज कपिल जी इस पॉइंट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपने कहा 1000 लोगों वाली संस्था या ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होगा, आलोक जी कह रहे हैं नहीं 10 वाली पर भी लागू होगा। एक बार स्पष्ट रूप से प्रोविजन सामने आने दीजिए। देखिए जनता इस वक्त सुन रही है, जनता सुन रही है, उसके भी अपने कुछ सवाल होंगे ना, जवाब आने दीजिए। पीसीआर आलोक अवस्थी जी सही बात आने नहीं देना चाहती है। बोलिए आस्था जी थोड़ा न्याय करिए। जी बोलिए आपकी आवाज आ रही है। इसमें और भी चीजें जोड़ता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके कार्यों से भी जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो वीडियो कर्मी को भी, वर्किंग जर्नलिस्ट को भी सिने वर्कर की परिभाषा में शामिल किया गया है और जो 29 श्रम श्रेणियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहले 1436 रूल होते थे, अब उसको 351 रूल में लाया गया है। रिटर्न पहले 31 तरह के रिटर्न दाखिल होते थे, अब खाली एक सिंगल रिटर्न दाखिल होगा। फॉर्म जो 181 फॉर्म भरवाए जाते थे अब मात्र 73 में सीमित किया गया है। जो रजिस्टर 84 रजिस्टर बनाने पड़ते थे एक संस्था को, उसको 8 में लाया गया है। रजिस्ट्रेशन जो 8 तरह के रजिस्ट्रेशन होते थे उसको अब 1 रजिस्ट्रेशन किया गया है। लाइसेंस 4 तरह के लिए जाते थे उसको अब खाली 1 लाइसेंस के तहत लाया गया है। और कंपाउंडिंग हम लोग पहली बार जो है इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट जो नोटिस है उसको भी पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वर्कर्स के कुल मिलाकर ये कि एक तो सिंप्लीफाई किया गया है और दूसरा कामगारों और श्रमिकों को उनकी मेहनत का वाजिब हक मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, महिलाओं के साथ कोई जेंडर बेस अन्याय ना हो। एक ही वर्क प्लेस पर अगर मेरे डेजिग्नेशन पर कोई पुरुष काम करता है तो उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा नहीं हो सकती, मेरी सैलरी और उसकी सैलरी बराबर होगी। ये सब पर लागू होगा, ये सब कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश में नया श्रम कानून आज से लागू हो गया। इस लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। 29 पुराने कानूनों को खत्म करके मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कंडक्ट्स को ऑफिशियली लागू कर दिया है। हालांकि इस पर चर्चा और बहस भी तेज है।